हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि क्लास 10th की ज्योग्राफी की सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट हम कर चुके हैं। और इससे पहले हमने संसाधन और विकास का यानी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का 3 लेक्चर अपलोड भी कर चुके हैं। तीसरा पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है, फोर्थ पार्ट से। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। सो गाइज़, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से देखने से पहले आप पहले इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो लेक्चर को देखें और फिर ये वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और साथ साथ बच्चों एक सुझाव आप सभी को मेरा ये भी है, जो मैं हर वीडियो में बच्चों को बताता रहता हूँ, कि आपको क्या करना है कि साथ साथ वीडियो को देखते भी रहना है और नोट डाउन भी करते रहना है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। और इस बार पूरे 2023-24 सेशन में हम लोग पूरे अपने इस चैनल पे चाहे एसएसटी हो यानी सामाजिक विज्ञान हो, या विज्ञान हो, या मैथमेटिक्स हो। हालांकि हमारे इस चैनल पे अभी सोशल साइंस स्टार्ट हुआ है। आगे आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे, स्पेशली मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है, सो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, जिससे कि उन सभी को भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन और विकास। संसाधन और विकास हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे बेसिकली आज संसाधन नियोजन के बारे में। ठीक है, कि संसाधन नियोजन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है। ठीक ना। तो देखिए, संसाधन नियोजन से ये तात्पर्य है कि अगर भारत एक बहुत बड़ा देश है, आपको पता ही है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का। तो सीधी सी बात यह है कि किसी संसाधन का सदुपयोग भी होता होगा या किसी संसाधन का दुरुपयोग भी होता होगा, या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कोई संसाधन बहुत ज़्यादा प्राप्त होता होगा या किसी राज्य में कोई संसाधन कम प्राप्त होता होगा। सीधी सी बात यह है कि एक क्षेत्र विशेष में कोई संसाधन ज़्यादा प्राप्त होता होगा तो कोई संसाधन कम प्राप्त होता होगा। ठीक है बच्चों, सो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, संतुलन बनाने को जो प्रक्रिया होती है वो संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। और संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु आवश्यक सामान्य रणनीति है। ठीक है, सामान्य रणनीति ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, आइए एक बार और ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि बेसिकली संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, तो देखिए, संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण का मतलब क्या है? विवेकशील तरीके से, ठीक ना, उसका उपयोग के लिए सामान्य रणनीति ही संसाधन नियोजन कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि जो किसी भी रिसोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक रणनीति बनाई जाती है। उसके लिए जो रणनीति होती है वो उस संसाधन को ठीक तरह से यूज़ करने के लिए योग्य बनाया जाता है। ठीक है गाइज, सो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसका एक लिस्टिंग किया जाता है, एक गवर्नमेंट को या उस स्टेट को या उस क्षेत्र विशेष के प्रशासन को पता रहता है कि इस क्षेत्र विशेष में इस संसाधन की अधिकता है। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है, और आवश्यक सामान्य रणनीति ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज व कोयला का प्रचुर भंडार है। खनिज पदार्थ का और कोयला का मैक्सिमम भंडार है इन क्षेत्रों में, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो। ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे कोयला का ज़्यादा भंडार होता है। ठीक है, या खनिज पदार्थ का। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है, अर्थात जल संसाधन की मात्रा ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला और खनिज संसाधन की मात्रा ज़्यादा है
और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की मात्रा कम है, तो संसाधन नियोजन से ये तात्पर्य होता है कि जहाँ पे संसाधन अत्यधिक है वहाँ उपयोग हेतु ही उसका प्रयोग किया जाए जितना ज़रूरत हो, और जहाँ पे ये संसाधन कम है वहाँ पे उसको बाई ट्रांसपोर्ट उसको भेजा जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को भी इस रिसोर्स का फ़ायदा हो सके। जैसे कि और एग्ज़ाम्पल है राजस्थान है आपका, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत, पवन ऊर्जा और जो सौर ऊर्जा है उनकी बहुतायत है, वो अधिक मात्रा में है। तो ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये दो संसाधन बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के संसाधन नियोजन से यह तात्पर्य है कि किसी भी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सामान्य जो रणनीति है वही संसाधन नियोजन कहलाता है। और संसाधन नियोजन से हमें ये चीज़ एक लाभ प्राप्त होता है समाज के उस हिस्से को जहाँ पे किसी संसाधन की कमी है या जहाँ पे संसाधन वो है ही नहीं। तो एक रणनीतिक तरीके से गवर्नमेंट रणनीति बनाती है और जिससे के तहत सभी क्षेत्र को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जल संसाधन की मात्रा ज़्यादा है, गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधन ज़्यादा है। तो इसी की एक रणनीति बना करके सभी विशेष क्षेत्रों को संसाधन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि किस संसाधन की बहुत कमी है और कहीं ऐसा ना हो कि किस संसाधन की इतनी अधिकता है कि उसका लोग दोहन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये संसाधन नियोजन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI आप इसको कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सो इसको आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसाधन नियोजन, कि भारत में किस प्रकार संसाधन को नियोजित किया जाता है। देखिए, किसी भी देश का संसाधन, किसी भी राष्ट्र का संसाधन सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं होता है। संसाधन का उपयोग इस तरह से किया जाए कि आने वाले भविष्य में भी, आने वाली जो फ्यूचर है, जो पीढ़ियाँ, अगली पीढ़ियाँ, हम लोगों से आगे की जो जनरेशन है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। कहीं ऐसा न हो कि हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन में संसाधन का इतना उपयोग कर लें कि आने वाली पीढ़ियाँ उससे क्या हो जाए, उससे ग्रस्त हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन का क्या लॉजिक है। जो क पॉइंट है इसको हमने 4 भागों में बांटा है, क ख ग घ में। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, कि देश में किस भूभाग में, किस क्षेत्र में या किस राज्य में कौन कौन से प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उसकी पहचान किया जाए और एक तालिका बनाई जाए, सूची बनाई जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना। देखिए, जब भी किसी क्षेत्र में कोई रिसोर्स पाया जाता है, कोई संसाधन पाया जाता है, तो उसका गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है कि जिससे कि ये पता लग पाए कि ये संसाधन कितना उपयोगी है, कितना योग्य है, कितना इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में अधिक समय तक कर सकते हैं। तो ये अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी गुणात्मक क्वालिटी कैसी है और मात्रात्मक कितनी वो संसाधन उस क्षेत्र विशेष में पाई जा रही है। ठीक है बच्चों, सो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक ना। तीसरा पॉइंट ये है कि संसाधन का विकास योजनाएं लागू करने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। किसी भी संसाधन को जब हम भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं तो उसके लिए एक योजनाएं बनाई जाती है, जिसके कारण एक प्रौद्योगिकी की मदद से, प्रौद्योगिकी कौशल से एक योजना बनाई जाती है, जिसके तहत एक ढांचा तैयार किया जाता है कि किस क्षेत्र विशेष को किस प्रकार के संसाधन की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है ना कि जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ संसाधन का बहुत ज़्यादा दोहन करे। ठीक है, ऐसा नहीं है। इन संसाधन का उपयोग भारत के उन क्षेत्रों में भी होना चाहिए जहाँ पे ये संसाधन उपज नहीं होते हैं, अर्थात इनका उत्पादन नहीं होता है। ठीक ना। तो संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से उस संसाधन का ठीक तरीके से यूज हो सके। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों
संसाधन का विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। कहने का तात्पर्य ये है कि आप विकास के अंधाधुंध युग में आप ये न करें कि संसाधन बहुत कम है और उसी संसाधन के बेसिस पे आप योजनाएं बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, और संसाधन के लिमिट के हिसाब से ही आप योजनाएं ला सकते हैं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप जब भी किसी रिसोर्स का खनन करते हैं तो उसका एक अनुमान लगाया जाता है, एक मात्रात्मक वैल्यू की गणना की जाती है, जिससे ये पता हो सके कि यह कितनी मात्रा में हमें ये प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आप डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं और उसी बेसिस पे राज्यों के अनेक क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कोई ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जिससे कि उस संसाधन का उपयोग भारत के कमोबेश सभी नागरिकों के पास भले ही कम कम मिले लेकिन वो प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि जो सोना है ना, सोना सिल्वर गोल्ड और सिल्वर ये दोनों महंगा है, सोना ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो इसकी महंगाई के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सोना है ना वो ऐसे एज ए खनिज संसाधन रिसोर्स के रूप में बहुत कम प्राप्त किया जाता है, उसकी मात्रा बहुत कम है, जिसके कारण उसके हालांकि उसके उपयोगकर्ता तो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो सोना या आभूषण के ज़्यादा उनका लगाव है बेसिकली। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो वस्तु वह संसाधन जिसकी उत्पादन ही बहुत कम हो, तो वो महंगा अगर नहीं किया जाएगा तो फिर उसकी खपत बहुत तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये एक अगला हेडिंग है, मृदा संसाधन। कि सर मृदा संसाधन क्या है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है, मृदा संसाधन। ठीक ना, मृदा संसाधन की हम बात करें तो आप स्लाइड में देख सकते हैं, मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। आपको बता दें कि जो मृदा है ना वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्रोत है। ठीक है, क्योंकि जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसी पे हम फसल उगाते हैं, और वो कुल मिला के जो मनुष्य के लिए जीने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो मृदा संसाधन से ही पूर्ति होती है। तो बच्चों मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा एक जीवित तंत्र है। ठीक है, मृदा क्या है, एक जीवित तंत्र है। जीवित तंत्र का मतलब क्या होता है कि मृदा ऐसा नहीं है कि हम उस पर एक बार खेती कर लें या एक बार उस पर हम कृषि कर लें और वो मृदा नष्ट हो जाए, वो उत्पाद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो बेकार नहीं होता है। आपने सुना होगा कि जो केंचुए होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं। केंचुए किसान के मित्र इसीलिए होते हैं कि केंचुए मिट्टी के ऊपरी परत को भोज्य के रूप में ग्रहण करके और बेसिकली मिट्टी के निचली परत को भोज्य के रूप में ग्रहण करके ऊपर उनका उत्सर्जन करती हैं मलमूत्र के रूप में, और इस प्रकार मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बनी रहती है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो सॉइल रिसोर्सेज हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आइए थोड़ा सा इसके फीचर्स को जानते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रखा है मृदा के सतह का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पेड़ भी है, इसी मृदा संसाधन पे पेड़ भी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी मृदा पेड़ पौधों की वृद्धि की विकास, ठीक है, वृद्धि विकास, पेड़ पौधों का वृद्धि विकास भी मृदा से ही होता है। ठीक है, मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों से निर्मित है। जो मृदा है उसमें सजीव पदार्थ भी है और निर्जीव पदार्थ भी है, जैव पदार्थ भी है और अजैव पदार्थ भी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। मतलब मृदा निर्माण की प्रक्रिया कोई सालों और घंटों का नहीं है बच्चों। ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं एक मृदा का निर्माण होने में। जैसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊसर क्षेत्र कहे जाते हैं। ऊसर क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वह भूभाग जिस पे कृषि कार्य ना हो पाए वो ऊसर क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, सो ऊसर क्षेत्र में क्या होता है, उसकी उर्वरकता शक्ति बहुत कम होती है, जिसके कारण उसमें फसल न के बराबर होता है, फसल होता ही नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, सो लाखों टाइम लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण में। मिट्टी की ऊपरी परत,
मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी के ऊपरी परत ही कृषि के योग्य ज़्यादा होती है। हालांकि निचली परत का भी इस्तेमाल है कृषि में, बट ऊपरी परत का ज़्यादा रोल है। थोड़ा सा मृदा संगठन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसमें खनिज पदार्थ 4 से 5% होता है, ठीक है। खनिज पदार्थ 4 से 5% होता है, 4 से 5%, ठीक है, या 4.5% है ये डाटा, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, मृदा जल 25%। सो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि सबसे ज़्यादा मृदा के बेसिकली संगठन में कौन सी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मृदा जल की मात्रा ज़्यादा होती है 25%, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया को समझते हैं, किस प्रकार मृदा का बेसिकली निर्माण होता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके 1 या 2 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, उच्चावच, विभिन्न उच्चावच है, जैसे कहीं पे उच्च भूमि है तो कहीं पे निम्न भूमि है, कहीं पे उच्च भूमि है तो कहीं पे निम्न भूमि है। तो इस उच्चावच के कारण में मृदा का निर्माण होता है, जहाँ पे उच्चावच भूमि का कटाव होता है, जिससे एक सतह का निर्माण होता है, एक समतल एरिया का निर्माण होता है, ठीक है। उच्चावच है जनक सेल, संस्तर सेल, जलवायु भी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है मृदा के निर्माण में, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ तथा समय प्रमुख कारक है। जैसे कि हमने ऊपर अभी बात किया कि लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण में बच्चों, ठीक है। एक मृदा परत के निर्माण में जिसकी उर्वरकता शक्ति ठीक हो, उसको लाखों समय लग जाते हैं, ठीक है। सो आप ये ध्यान रखेंगे मृदा बनने की प्रक्रिया के पॉइंट्स को, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमने नोट कर रखा है मृदा बनने की प्रक्रिया को अलग से, ठीक है। तो देख सकते हैं उच्चावच, जनक सेल, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य पदार्थ तथा समय प्रमुख कारक है, ठीक है। ये वही बातें हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एक मृदा के निर्माण में, ठीक है, ठीक ना। आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण, मृदा के वर्गीकरण, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कौन कौन मृदा के प्रकार हैं उसी भी बात करेंगे। एक एक मृदा को हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, उसको 5 में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए इसमें जान लेते हैं कि मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकार का है और कौन कौन ये मृदा है, ठीक है। तो हमारा बच्चों जो पहला है मृदा, बेसिकली 8 प्रकार के हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, और अरिहंत या और भी किसी किताब के अकॉर्डिंग। सो 8 प्रकार के मृदा के भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है हमारा जलोढ़ मृदा, पहला हमारा है जलोढ़ मृदा। दूसरा है बच्चों काली मृदा, ठीक है ना, काली मृदा जिसपे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ मृदा से क्या है, भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा हमारा बच्चों लाल मृदा या पीली मृदा, ठीक है, लाल मृदा या पीली मृदा। लेटराइट मृदा, बेसिकली लेटेराइट है, लेटराइट मृदा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेटेराइट मृदा है ये, ठीक है। और पांचवा आपका है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। उसके बाद है पर्वतीय मृदा, सातवां है आपका वन मृदा, और जो लास्ट है बच्चों वो है पीट या जैविक मृदा। ये इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों ये रहा हमारा, ठीक है, मृदा का क्लासिफिकेशन। 8 प्रकार के होते हैं, आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है। और हम लोग मृदा के प्रकार को एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो नंबर 5 में। सो गाइज ये रहा हमारा संसाधन और विकास का चौथा लेक्चर। कैसा लगा आपको हमारे ये लेक्चर सीरीज़, कैसे लग रहे हैं, किस प्रकार आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और गाइस मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी लेकर आया जाएगा। जैसे ही हम लोग एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ भी लाया जाएगा। बिकॉज आपको पता होगा कि नए एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित अब इस साल से ये हो रहे हैं कि इस साल जो आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार आपको 70 नंबर में जो 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है, उसमें 30 नंबर तो प्रैक्टिकल ही हो जाते हैं।
70 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, और उसमें भी ये बच्चों आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सो ऑब्जेक्टिव इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। सो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।